Class 10 Geography, Chapter 1, Part 2, Land Resources. Land resources. भू संसाधन को देखिए वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज. Thus land is a natural resource of utmost importance. Thus land is natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, and communication system. However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप हम भूमि पर रहते हैं. हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं. अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है. प्राकृतिक वनस्पति, वन जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है. भूमि पर ही आपको आधारित है. परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है. परंतु भूमि एक सीमित संसाधन, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों का उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए. आगे यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर, नेमली माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स. अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया of the country and ensure perennial flow of some river, provide facilities for tourism and ecological aspects. About 27% of the area of the country is the plateaus region. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forest. यहाँ पर आगे कहता है कि हम भूमि पर रहते हैं, हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं. देखिए अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है. प्राकृतिक वनस्पति, वन जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है. परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों का उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से आपको होना चाहिए. आपको एक भारत में भूमि, देखिए यहाँ पर जो आकार उसी चीज़ को हम फिर दोबारा कर दिए. तो यहाँ पर देखिए भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं. लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के सुविधाजनक है. पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है और वे कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित है. कि भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं. लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है. लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है. पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग को विस्तृत है. वे कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं. पर्यटन विकास के अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है और
और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। देश के यहाँ पर देखिए क्या देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आपको खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। इस क्षेत्र देखिए यहाँ पर देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और वनों का अपार संचय कोष है। अपार संचय कोष है। देखिए पजेज रिच रिसोर्स ईच पजेज रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। अब देखिए लैंड यूटिलाइजेशन की बात की गई है। लैंड यूटिलाइजेशन की आपको यहाँ पर बात की, इसमें थोड़ा सा आप ये देखिए, आपको यहाँ पर इमेज भी आपको शो किया गया है। इस इमेज में आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि मैदान जितने भी आप ब्लू में देख रहे हैं, मैदान आपको 43% जो आपको है वो आपको मैदान है। तो 43% आपको क्या है, प्लेन है, मतलब मैदान आपको यहाँ पर है। और आपको जो ये आपको थोड़ा सा डीप रेड जिसे बोलते हैं, गुलाबी कलर जिसे बोलते हैं, उसमें आपको जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं मतलब आपको पर्वत है जिसको कि आपको माउंटेन कहा गया है, अंग्रेजी माउंटेन कहते हैं। पर्वत जो आपको 30% भाग आपको प्योर आपको पर्वत है, माउंटेन है। और आपको जो येलो में देख रहे हैं, ये आपको सैलो येलो, जैसे थोड़ा सा येलो जो आपको पठार है वो आपको प्लेटोज है। तो प्लेटोज जो आपका है वो आपको 27% भाग पर 27% भाग आपको क्या प्लेटोज है। आगे के देखिए क्या कि यहाँ का देखिए लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स। यहाँ पर देखिए लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स की बात की गई है। लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स मतलब मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र की बात की गई। देखिए मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र की जो यहाँ पर इमेज आपको दिखाई गई, आपको शो किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैदान जो आपको वो 43% है और पर्वत जो आपको है वह 30% और पठार जो है वो 27% आपको है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया कि लैंड यूटिलाइजेशन की बात आपको की गई है। तो लैंड यूटिलाइजेशन की बात आपको यहाँ पर आपको की, उस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन की जो बात आपको यहाँ पर की गई उसको देखिए, लैंड यूटिलाइजेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर एक और आपको मैप आपको देखिए एक और फिगर आपको यहाँ पर शो किया, उस फिगर को भी आप थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए। यहाँ इस फिगर आपको स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर कहा गया क्या, इस फिगर में आपको क्या कि स्पष्ट रूप से इस चीज़ को आपको यहाँ पर मेंशन किया गया। इस चीज़ में आपको स्पष्ट रूप से क्या कि मेंशन आपको किया गया है। यहाँ पर देखिए कि ये जो आपको चाहिए, देखिए रिपोर्टिंग एरिया, देखिए रिपोर्टिंग एरिया 100%। यहाँ पर देखिए प्रति विवेदित क्षेत्र 100%। पर जनरल लैंड यूज कैटेगरी, देखिए जनरल लैंड यहाँ पर जो कहा गया सामान्य भू उपयोग समवर्ग, जो यहाँ पर आपको कहा गया देखिए सामान्य भू उपयोग समवर्ग 1960-61 का है कि जनरल लैंड यूज कैटेगरी 1960 to 1961। फिर जनरल लैंड यूज कैटेगरी 2014 to 15। ये आपको यहाँ पर जो फिगर देख रही है आपको समान भू उपयोग समवर्ग 2014-15 का आपको यहाँ पर है। इसमें देखिए कि आखिर 1960-61 के अंतर्गत देखिए वन जो था वो आपको वन जो है ब्लू कलर में ये आपको 18.11% था, जबकि आपको 2014-15 के अंतर्गत ये 2014-15 के अंतर्गत आपको जो यहाँ पर देख सकते हैं कि वन जो था, जो ब्लू कलर में आपको वन देख रहे हैं वो आपको 23.3% था। 23.3%। इसी तरह के देखिए और भी कई सारे आपको डाटा हैं जो आपको यहाँ पर है। ये आपको डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 का आपको डाटा यहाँ पर दिया गया है। बंजर तक कृषि योग, देखिए बंजर तक कृषि अयोग भूमि, बंजर तक कृषि अयोग भूमि जो आपको है वो आपको यहाँ पर 18.11% है 1960-61 में, जबकि यहाँ पर आपको कितना 5.5% हो गया। गए कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो आपकी इस कारण में आपको मुख्य रूप से कितना 4.95% आपको यहाँ पर था 1960-61 में, जबकि ये बढ़कर आपको 2015 में आपको 8.7% हो गया। तो ये डाटा एक तरह से उतनी महत्वपूर्ण हम नहीं कह सकते हैं फिर आगे एक अपने एग्जाम की दृष्टि से। तो ये डाटा जब जरूरत पड़ेगी जिस एग्जाम के अनुसार, उस अनुसार आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही चीज़ों का दर्शाना आपको उपयोगी है।
आगे यहाँ पर आपको कहा गया है, जो आगे यहाँ पर देखिए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इसमें देखिए आपको भू उपयोग की जो बात आपको यहाँ पर की गई, थोड़ा सा भू उपयोग की देख लेते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन की जो बात आपको की गई है, उसको यहाँ पर देख लीजिए। देखिए लैंड यूटिलाइजेशन मतलब भू उपयोग जिसको हम बोलते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन भू उपयोग। देखिए लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। तो लैंड यूटिलाइजेशन यहाँ जो कहा, देखिए लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, फॉर द फॉलोइंग पर्पस। देखिए यहाँ पर क्या कि भू उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग आप निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। तो भू संसाधनों का, देखिए भू संसाधनों का जो उपयोग होता है निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला उद्देश्य क्या, फॉरेस्ट आपके यहाँ पर फर्स्ट उद्योग जो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो आपको फॉरेस्ट है। आपको पहला जो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है कि लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। भू संसाधनों का उपयोग आपको निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला आपको है फॉरेस्ट जिसको हम वन बोलते हैं, पहला आपका है फॉरेस्ट जिसको वन कहा है। दूसरा आपके यहाँ पर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। देखिए लैंड नॉट अवेलेबल, लैंड यहाँ देखिए जो कहा गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, क्या कि कृषि के लिए अनुपलब्ध, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जिसको बोलते हैं लैंड नॉट अवेलेबल, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए अनुपलब्ध, अनुपलब्ध कृषि के आपको अनुपलब्ध भूमि यहाँ पर कहा गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन यहाँ पर है। आगे यहाँ पर देखिए कहा गया कि तो आगे आप देखिए 2 नंबर फिर आपके यहाँ पर कहा गया कृषि के आपको अनुपलब्ध भूमि आपको यहाँ पर है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जो यहाँ पर कहा देखिए लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन यहाँ पर कहा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि आपको लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि आपको यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर देखिए बैरन एंड वेस्ट, देखिए और यहाँ पर कहा गया ए नंबर में देखिए बैरन एंड वेस्ट मतलब क्या हो गया कि बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि आपको हो गया। बी देखिए यहाँ पर क्या कि दूसरे बी में देखिए लैंड पुट, देखिए लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज एग्जाम्पल बिल्डिंग्स रोड्स फैक्ट्रीज। तो गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क उद्योग आदि। फिर 3 देखिए अदर कल्टिवेटेड लैंड, अदर कल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। देखिए हम क्या प्रति भूमि के देखिए फैलो मतलब प्रति भूमि जिसे कहते हैं अनकल्टिवेटेड, सॉरी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि की बात कर लेते हैं, जिसमें देखिए परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, परमानेंट परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। फिर दूसरा का अस्थायी तरह के अस्थायी पास्चर में चरागाह जिसे बोलते हैं, अस्थायी चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमि तथा अन्य गोचर भूमि। फिर यहाँ पर कहा था क्या देखिए दूबी में कहा था लैंड अंडर, देखिए लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स। देखिए यहाँ पर क्या कि नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। यहाँ पर जो कहा विविध वृक्ष फसलता उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो कहा गया देखिए क्या कि विविध वृक्षों, देखिए विविध वृक्ष फसलता उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो कहा कि कल्टीवेटेड आपको देखिए क्या कि यहाँ पर जो क्या देखिए लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स लैंड अंडर, यहाँ पर जो कहा बी देखिए लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। यहाँ पर जो कहा गया देखिए बी नंबर में कि विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में आपको शामिल नहीं है। सोन एरिया मतलब आपको बोए गए क्षेत्र होता है। देखिए कल टू एवर वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। यहाँ पर क्या कहा देखिए कृषि योग बंजर भूमि, देखिए कृषि योग बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। देखिए कल टू एवर वेस्ट लैंड जिसको बोलते हैं कृषि योग बंजर भूमि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो।
फिर आगे देखिए आपको फैलो लैंड्स आपके यहाँ पर है। फैलो लैंड्स आपको 4 नंबर मतलब प्रतिभूमि फिर से आपके यहाँ पर है। इसमें देखिए करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। देखिए यहाँ पर क्या वर्तमान प्रति जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो। फिर आगे देखिए बम अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि देखिए वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त देखिए वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति जहाँ 1 से 5 कृषि वर्षों से खेती ना की गई हो जहाँ 1 से 5 वर्षों 1 से 5 वर्ष 1 से 5 वर्ष तक जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष तक खेती ना की गई। उसके 5 में हम कहता है क्या नेट सोन एरिया। 5 में क्या कि नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। Net sown area are the physical extent of land on which crops are sown harvested is known as net sown area। फिर कहते एरिया सोन देखिए एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉपेड एरिया। देखिए यहाँ पर अब जो कहा गया क्या कि देखिए यहाँ पर जो कहा गया एक कृषि वर्ष देखिए एक कृषि वर्ष में एक वर्ष अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए। एक कृषि वर्ष में एक वर्ष अधिक बोए गए क्षेत्र देखिए यहाँ पर शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र जो कहते हैं क्या शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कैसे एक कृषि वर्ष में देखिए आपको क्या कि एक कृषि वर्ष में एक वर्ष अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। यहाँ देखिए नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ land the physical extent of land land on which crops are sown harvested is known as net sown area। area sown देखिए area sown more than once in an agriculture year plus not sown area is known as gross cropped area। यहीं पर आपको देखिए हिंदी में जो बातें मिस कर दी वो आपको था नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड द नेट सोन एरिया द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज known as net sown area। net sown area किसे कहते हैं net sown area the physical extent of land on which crops are sown harvested is known as net sown area। देखिए नेट सोन एरिया वह क्षेत्र होता है पृथ्वी की वह भौतिक विस्तार होते हैं जिस पे आपको फसलें की जाती है और फसलों की कटाई होती है फसलें की जाती है और मतलब फसलों की पैदावार होती है उसी को हम लोग शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र बोलते हैं। आगे यहाँ पर आपको कहा गया कि इसका आपको था एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉपेड एरिया। तो एक कृषि वर्ष में एक वर्ष अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया की बात की गई है। तो लैंड यूज पैटर्न की बात यहाँ पर की गई लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया की बात की देखिए द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स such as topography climate soil types as well as human factors such as population density technological capability and culture and tradition etc। यहाँ पर आपको कहा गया देखिए भारत कुल भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर जो देखिए भू उपयोग को लैंड यूज पैटर्न इंडिया में जो कहा गया तो भारत में भू उपयोग प्रारूप को यहाँ पर देखिए द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी क्लाइमेट सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन इटीसी। भू उपयोग निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व प्रौद्योगिकी क्षमता संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल है। इसके बाद आपको आगे यहाँ पे शो किया गया है देखिए यहाँ पे ये दोनों इमेज आप देख ही चुके थे इस दोनों इमेज को तो यहाँ पर आपको देख ही चुके थे। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए लैंड यूज में आपको ट्रेडिशन इटीसी। फिर आपको आगे का देखिए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया ये देखिए सूचित यहाँ देखिए क्योंकि आपको भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र पर ये तो आपके यहाँ परंपरा इसको यहीं तक रखिए। उससे देखिए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज
is 3.28 million square kilometer. Land use data, देखिए land use data however is available only for 93% of the total geographical area, because the land use because the land use reporting for most of the northeast states, except Assam, has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. देखिए यहाँ पर क्या कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही यहाँ लेकिन इस परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों की भूमि का उपयोग का संरक्षण भी नहीं हुआ है। फिर आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि एक्टिविटी, कुछ बात यहाँ पर आपको की गई, इस एक्टिविटी को थोड़े फिर यहाँ पर आगे का देखिए, ट्राई टू डू ए कंपैरिजन बिटवीन द टू पाई चार्ट्स फिगर 1.4 गिवन फॉर लैंड यूज एंड फाइंड आउट व्हाई द नेट सोन एरिया एंड द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैव चेंज फ्रॉम 1960 to 61 and to 2014 to 15 very marginally। देखिए भू उपयोग के दो वृत्त चित्रों 1.4 की तुलना करके पता लगा कि 1960, 61 और 2014-15 के बीच शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है। देखिए द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड and what are the consequences of it? Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the lost of quality or the cost of the cultivation or the cost of cultivation of such land is very high. Hence these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. The pattern of net zone area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana, and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, and Andaman and Nicobar Islands। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया, यहाँ पर जो आगे आपको कहा गया अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी देखियो, अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन कितनी बड़ी संख्या के चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और उसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। अब यहाँ पर आगे जो कहा गया शुद्ध निवल, देखिए शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। 10% से कम क्षेत्र बोया जाता है। 10% ऐसे बोले कि 10% से कम क्षेत्रों पर खेती होती है, उसमें बुआई की जाती है। आगे यहाँ पर आपको कहा फाइंड आउट, देखिए फाइंड आउट रीजन्स फॉर द न्यू प्रोपोर्शन ऑफ नेट सोन एरिया इन दीज स्टेट्स।
देखिए यहाँ पे जो कहा फाइंड आउट रीजंस फॉर द लॉ प्रोपोर्शन ऑफ नेट सोन एरिया इन दीज स्टेट्स। यहाँ पर जो देखिए जो चीज़ें आपको कई इन राज्यों में शुद्ध नीवर बोए गए क्षेत्र के क्रम। देखिए यहाँ पर क्या है कि इन राज्यों में शुद्ध नीवर बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया as it was outlined in the National Forest Policy 1952. It was considered essential for maintenance of the ecological balance, the livelihood of millions of people who live on देखिए who live on the fringe of देखिए fringe of these forests depend upon it. A part of the land is termed as wasteland and inland and land put to other non-agricultural uses. Wasteland includes देखिए wasteland include rocky arid and desert areas and land put to other non-agricultural uses includes settlements, roads, railways, industry, etc. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. This in turn has serious repercussions on society and the environment। देखिए हमारे देश में जो यहाँ पर कहा गया कि देखिए हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% से भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिनकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि आपको पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि देखिए यहाँ पर क्या गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके अलावा समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। तो फिर आप आगे हम देखिए लैंड डिग्रीडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स यहाँ पर जो कहा गया। लेकिन लैंड डिग्रीडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स की बात की गई। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण देखिए यहाँ पर क्या है कि भूमि निम्नीकरण। तो हम यहाँ देखिए लैंड डिग्रीडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय की बात की गई है। लैंड डिग्रीडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स की बात की गई है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय की बात यहाँ पर को की गई है। देखिए वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विथ द फ्यूचर जनरेशन टू। 95% of our basic needs for food, shelter, and clothing are obtained from land. Human activities have not only brought about degradation of land, but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। यहाँ पर कहा गया था कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं या तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेंगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों का न केवल न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। तो यहाँ देखिए लैंड डिग्रेडेशन मतलब आपको भूमि निम्नीकरण होता है और आपको कंजर्वेशन मेजर्स मतलब क्या संरक्षण उपाय आपको यहाँ पर होता है। तो फिर आपको आगे आप देखिए सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि लैंड डिग्रेडेशन देखिए ये जो यहाँ पर लाइन है वो मिसिंग कर दिया गया हिंदी में कि सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन
some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, and quarrying to have contributed significantly in land degradation। यानी कि हम कुछ मानवीय क्रियाकलाप जैसे कि आपको वनों का विनाश हो गया, पेड़ों काटना, और अत्यधिक चराना, माइनिंग, खान या खदान जिसे बोलते हैं, और क्वायरिंग टू हैव, और बहुत अधिक खोदना, तेल निकालने की जो डिगिंग करते हैं, क्वायरिंग टू हैव, ये सभी जो मिलकर आपको लैंड डिग्रेडेशन बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसने दिया है, भूमि निम्नीकरण में काफ़ी योगदान दिया है। आगे देखिए माइनिंग साइट्स, अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया, यहाँ पर जो आपको जस्ट 1 मिनट देखिए यहाँ पे कि माइनिंग साइट्स आर अबैंडोनेड। देखिए अबैंडोनेड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेज ऑफ ओवरबर्डनिंग इन स्टेट। देखिए इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव caused severe land degradation in states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Maharashtra. Overgrazing is one of the main reasons for land degradation in the states of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh. Over irrigation is responsible for land degradation. For land degradation due to water logging, leading to increase in salinity and alkalinity in the soil. The mineral processing like grinding of limestone for cement industry, and calcite, and soapstone and soapstone for ceramic industry, generate huge quantity of dust in the atmosphere। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को गौर कीजिए। it retards the process of infiltration। it retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land। In recent years industrial effluents have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, ये जो डाटा आपको अंग्रेजी में नहीं दिया गया है, इस समय भारत में आपको 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपरदित है, और शेष क्षेत्र आपको अलवणीय और क्षारीय। कुछ मानव क्रियाओं जैसे आपको वनों उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। मुख्य भूमिकाएं निभाई है। खनन उपरांत देखिए यहाँ पर क्या, खनन उपरांत खदान। देखिए खनन उपरांत खदानों वाले स्थानों, गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के उपरांत देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया माइन, यहाँ से आपको शुरू होता है। माइनिंग साइट्स आर abandoned आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क्स इज कंप्लीट लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ओवर बर्डनिंग। तो यहाँ पर ये जो आपको कहा गया कि देखिए ये जो डाटा आप यहाँ से यहाँ तक का जो डाटा था, ये पूरी तरह से अंग्रेजी में आपको नहीं दिया गया। यहाँ से यहाँ तक डाटा पूरी तरह से नहीं। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र आपको जल अपरदित है, और शेष क्षेत्र अलवणीय और क्षारीय। कुछ मानव क्रिया जैसे वनों उन्मूलन, अब अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिकाएं निभाई है।
आगे यहाँ पर कहा गया खनन के उपरांत, देखिए खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों, खनन के उपरांत देखो यहाँ पर जो कहा गया कि खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में आपको वनों उर्वरन भूमि देखिए क्या है कि खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनों उर्वरन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ देखिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणता और क्षारता बढ़ जाती है। यानी कि अति जो काफ़ी एक अलग वर्ड यहाँ पर हिंदी में आपको जलाक्रांता जैसे बोलते हैं। अति सिंचन से उत्पन्न, देखिए यहाँ पर क्या कि सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के उत्तरदायी है, जिससे मृदा में आपको लवणता और क्षारता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया, देखिए खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थरों को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और सरखली के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में तो वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। तो फिर आपको यहाँ पर आपको आगे का पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। देखिए भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। कई तरीके हैं। वनारोपण, देखिए वनारोपण और चारागाह का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों के रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी आपको भूमि कटाव रोकथाम सूक्ष्म क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आगे यहाँ पे आपको कहा गया आगे आपके यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आगे आपको कहा गया देयर आर मैनी वेज देखिए देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, अफॉरेस्टेशन। देखिए यहाँ पर क्या अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ plants control on overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods of check land degradation in arid areas मतलब बंजर भूमि में जिसे बोलते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ wastelands, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and wastage after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas। यहाँ जब को कहा गया था कि भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन, वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला जिसको बोलते हैं प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स। देखिए पेड़ों की रक्षक मेखला शेल्टर बेड्स बोलते हैं शेल्टर बेड्स। पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों और आपके यहाँ पर क्या
क्या कि रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम सूक्ष्म क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को प्रसंस्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब आगे हम देखिए सॉयल हैज अ रिसोर्स। देखिए सॉयल मृदा संसाधन की बात थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए सॉयल हैज अ रिसोर्स की बात, देखिए सॉयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूअल नेचुरल रिसोर्स। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। The soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. Reef parent rock on or bedrock. Reef parent rock or bedrock, climate, vegetation, and other forms of life and time are important factor in the formation of soil. Various forces of nature. Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Soil also consists of organic of organic humus and inorganic materials. Figure 1.5। अब यहाँ आप देखिए क्या मिट्टी अथवा मृदा। देखो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण मृदा सबसे महत्वपूर्ण नमीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में मृदा बनने की प्रक्रिया में आपको ऊंचावच, जनक सेल अथवा सनस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। देखिए प्राकृतिक अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, देखिए जिसको हुमस बोलते हैं, मृदा जैव हुमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु एवं रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु एवं रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। फिर आगे यहाँ पर कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात यहाँ पर की गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यहाँ पर देखिए इंडिया हैज़ वेरीड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट। देखिए इंडिया हैज़ वेरीड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रिलेम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। These have contributed in the development of various types of soil। यहाँ पर जो आपको चीज़ें कहा गया, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात में की गई। मृदाओं का वर्गीकरण की बात यहाँ देखिए क्या गया, मृदाओं का वर्गीकरण में यहाँ जो कहा गया है, देखिए भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। इसका अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। फिर आगे आपको कहता है क्या एलुवियल सॉइल्स की बात की गई है। देखिए एलुवियल सॉइल की बात आपके यहाँ पर की गई है। तो एलुवियल सॉइल को बोलते हैं जलोढ़ मृदा बोलते हैं। एलुवियल सॉइल को हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा बोलते हैं। देखिए दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। इन फैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल एंड मेड ऑफ इन एलुवियल सॉइल। इन फैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। These have been deposited by 3 important Himalayan river system।
the Ganga, and the Brahmaputra. These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri rivers. तो यहाँ देखिए पहले आपको देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर देखिए एलुवियल सॉइल्स होते हैं जिसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा बोलते हैं। फिर आपको यहाँ पर एलुवियल सॉइल के बाद आपके देखिए यहाँ पर होता है क्या कि ब्लैक सॉइल होता है जिसको काली मिट्टी बोलते हैं। फिर ब्लैक सॉइल के बाद आपके यहाँ पर देखा जाए तो ब्लैक सॉइल के बाद आपको यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल होता है, मतलब लाल और ये पीली मिट्टी जिसे बोलते हैं, लाल और पीली मिट्टी जिसे बोलते हैं वो आपको होता है। तो फिर इसके बाद आपके यहाँ पे लेटेलाइट मिट्टी होता है, लेटेलाइट सॉइल आपको होती है, सभी टाइप अभी देख रहे हैं। उसका देखिए एरिड सॉइल होता है देखिए जिसको बंजर मिट्टी बोलते हैं। फॉरेस्ट सॉइल जिसको जंगली मिट्टी भी कहा जाता है, फॉरेस्ट सॉइल जिसको जंगली मिट्टी भी कहते हैं। एक आपको उसके बाद आप यहाँ पर देखिए लाल और पीली मिट्टी भी आपको देखिए, उसका देखिए आपको लेटेलाइट मिट्टी भी होता है। उसके बाद आपको देखिए मरुस्थलीय मिट्टी भी, तो मरुस्थलीय मिट्टी भी होता है। उसके बाद आपको देखिए मरुस्थलीय मिट्टी जिसके बोलते हैं एरिड वन मृदा, फॉरेस्ट सॉइल भी जिसको बोलते हैं वन मृदा, और मरुस्थलीय मृदा को बोलते हैं एरिड सॉइल बोलते हैं, एरिड सॉइल जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मृदा यहीं तक आपको था। तो कुछ यहाँ इस प्रकार से आपको इसका वर्गीकरण हुआ, मतलब हम कह सकते हैं कि आपको देखिए वन मृदा हुआ जिसको फॉरेस्ट मृदा बोलते हैं, और मरुस्थलीय मृदा जिसको एरिड सॉइल बोलते हैं। दो टाइप ये हो गया। और उसके बाद आपके यहाँ आगे तीसरा टाइप है लेटेलाइट मृदा, तीसरा टाइप होगा। चौथा में आपको देखिए चौथा जो टाइप आपको यहाँ पर है वो आपको काली और काली मृदा भी है चौथा में। फिर कुल 5 में आप देख सकते हैं आपको क्या कि 5 में आपको यहाँ पर अगर हुआ तो आपको जलोढ़ मृदा, और 6 में आपको है काली ये पीली और लाल मृदा जिसे बोलते हैं। तो आगे यहाँ पर आपको तो आगे आपके यहाँ पर कहा गया कि देखिए रेड एंड येलो सॉइल जिसे बोलते हैं, ये तो आपको बताएंगे। कुल मिलाकर 5-6 प्रकार का जो मृदा होते हैं वो आपके यहाँ पर हो गए। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपको एलुवियल सॉइल की चर्चा की गई, एलुवियल सॉइल को था यहाँ पर आपको देखिए एलुवियल जो सॉइल उसको यहाँ पर देखिए दिस इज द मोस्ट एलुवियल सॉइल जिसे बोलते हैं। एलुवियल सॉइल मतलब जिसको आपको जलोढ़ मृदा या बालुई मिट्टी जिसे बोलते हैं, जलोढ़ मृदा जिसको बोलते हैं वो आपको यहाँ पर देखिए। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। देखिए ये जो आपको एलुवियल सॉइल है, जो आपके यहाँ पर एलुवियल सॉइल, इसको यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ पर ये क्या, दिस इज द मोस्ट वाइडली, देखिए यहाँ पर क्या कि दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। These soil also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, and the Krishna and the Kaveri rivers. यह मृदा आपको देखिए विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरी कार्यालय के द्वारा ये मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। ये आपको एलुवियल सॉइल के यहाँ पर इमेज आपको शो किया है, एलुवियल सॉइल की इमेज यहाँ पर शो किया। देखिए आप आगे कहता है कि द एलुवियल सॉइल, आगे यहाँ पर कहा देखिए द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, हैज बीन मूव इनलैंड्स टुवार्ड द रिवर वैलीज। सॉइल पार्टिकल्स अपीयर somewhat bigger in size in the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of slope, and the soil are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Duraj, Chios, and Tarai. देखिए apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial, it's called Bangar, and new alluvial is called Khadar. The Bangar soil has a higher concentration of
The Bangal soil has higher concentration of nodules than the Khadar. It has more fine particles and is more fertile than the Bangal. Alluvial soil, are very fertile. Mostly these soil contain adequate proportion of potash, phosphoric acid, and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, wheat, and other cereal and pulse crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. देखिए जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार चौक्षेत्र, देखिए यहाँ पर चौक्षेत्र बोलते हैं, चौक्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उसकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की है। पुराना जलोढ़ जिसको बांगर बोलते हैं और नया जलोढ़ जिसको खादर बोलते हैं। पुराना जलोढ़ को बांगर बोलते हैं और नया जलोढ़ को खादर बोलते हैं। बांगर मृदा में को कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में को बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त होती है और इनको गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन, यहाँ जो कहा गया था कि अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए काली मृदा जिसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। ब्लैक सॉइल की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए ब्लैक सॉइल, these soils are black in color and are also known as रेगर। देखिए रेगर soils. Black soil is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factor for the formation of black soil. This type of soil is typical of the Deccan Triap. This type of soil is typical of the Deccan Triap basalt region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. They cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh, and extend in southeast direction along the Godavari and Krishna. देखिए यहाँ पर जो कहा इन पैदावारों का रंग देखिए काली मृदा का रंग आपको काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती की उचित समझ जाती है और काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार की मृदा दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक सेलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी
हाँ, और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। आगे यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए द ब्लैक सॉइल, यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल का इमेज भी दिया गया है। देखिए द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्ले ए मटेरियल देयर आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम पोटास एंड magnesium potash magnesium potash and lime. देखिए these soils are generally poor in phosphoric contents, and they develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper aeration of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. तो यहाँ पर आगे आपको कहा गया, देखिए उससे पहले आपको देखिए यहाँ पर भारत का एक मैप आपको यहाँ पर शो किया गया। इस मैप के अंतर्गत आपको जो रेड आपको सॉइल है, जो अभी आपको सॉइल है, उनको यहाँ पर शो किया गया है। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा, देखिए जितने भी आपको ग्रीन में आपको यहाँ फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स है, यहाँ पर आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स हैं। जो भी ग्रीन भाग आपको दिखाई देगा आपको फॉरेस्ट और माउंटेन्स हैं। और देखिए यहाँ पर जो आपको थोड़ा सैलो ग्रीन जो ये वाला पार्ट हो गया, ये आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये आपको एलोवेरा सॉइल में जरूर मिट्टी हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग जितने भी आपको इस कलर में जितना भी आपको दिख रहा है, जहाँ भी दिख रहा है, वो सभी आपको रेड एंड येलो सॉइल आपको हो गया। तो आपको देखिए ब्लैक सॉइल जिसको बोलते हैं, ये वाला जो भाग आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वाले भाग को जो आप यहाँ पर देख रही है जो आपको होगा ब्लैक सॉइल के अंतर्गत आपको आ गया। फिर इसका देखिए ये जो आपको यहाँ पर जो क्षेत्र आपको यहाँ पर है, तो ऐसे बार जो आपके यहाँ पर देख रही है वाला जो भाग आपके यहाँ पर देख रही है, जो भाग आप यहाँ पर देख रही है, जो आपके यहाँ पर है, वो आपको लेटेराइट सॉइल हो गया। उसके बाद देखिए आपको एरिड सॉइल हो गया, जिसको हम लोग आपको डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं। तो कुल मिला के देखिए 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 प्रकार का आपको जो सॉइल है वो आपको 6 प्रकार के कुल मिला के आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स अच्छे नहीं पर 5 प्रकार की आपको सॉइल हो गया। एलोवेरा सॉइल हो गया, रेड एंड येलो सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, लेटेराइट सॉइल हो गया, एरिड सॉइल हो गया और फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल हो गया। मतलब कि आपके यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट सॉइल मतलब ही आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल आ गया। तो कुल 6 प्रकार को यहाँ पर सॉइल हो गया। तो फिर देखिए इंडिया में आपको मेजर सॉइल टाइप के यहाँ प्रकार बताया गया है। मेजर सॉइल टाइप्स के यहाँ पर आपको दिया गया, मुख्य सॉइल टाइप का जो आपको वो आपके यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आपके यहाँ देखिए यहाँ पर जो आपको आगे यहाँ आपको कहा गया कि काली ये जो आपके यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल्स को उठा दे। उससे पहले थोड़ा सा काली मिट्टी को थोड़ा सा निपटा लीजिए। देखिए काली मृदा बहुत महीन कण अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर मृदा चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से शुरू कर जाती है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए रेड एंड येलो सॉइल के बाद आपको देखिए तो रेड एंड येलो सॉइल देखिए छोटा सा ही है लेकिन अच्छा है। आपके यहाँ देखिए रेड एंड येलो सॉइल के बाद लाल और पीली मिट्टी के बाद देखिए रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। तो यहाँ देखिए रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो। येलो
and red, देखिए yellow and red soils are also yellow and red soils are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the middle Ganga plain and along the Piedmont zone of Western Ghats. These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. देखिए यहाँ पर क्या है कि लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। देखिए लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदा, देखिए लाल और पीली मृदा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन कारण होता है। देखिए लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें आपको जल योजन के कारण आपको होता है। आगे हम देखिए लेटेराइट सॉइल की बात आपके यहाँ पर की गई। लेटेराइट मृदा जो यहाँ पर उसको देखिए लेटेराइट सॉइल। देखिए लेटेराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। द लेटेराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ intense leaching due to heavy rain. Laterite soil are mostly deep to very deep, acidic, pH less than 6.0, pH less than 6.0, generally deficient in plant nutrients and occur mostly in southern states, Western Ghats region। देखिए Western Ghats region of Maharashtra, Odisha, some parts of the West Bengal and Northeast regions, where the soil support deciduous and evergreen forest. It is humus rich, but under sparse vegetation, and in semi-arid environment it is generally humus poor. They are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape. After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like cashew nuts। देखिए यहाँ पर जो कहा गया लेटेराइट शब्द आपको देखिए लेटेराइट शब्द आपको ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जिसको हम अंग्रेजी में यहाँ पर ट्रॉपिकल बोलते हैं। देखिए ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय तथा सब ट्रॉपिकल मतलब आपको उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं एक के बाद एक आने कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछारण जिसको लीचिंग का परिणाम, यह भारी वर्षा अत्यधिक निछारण का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहित अम्लीय pH मान 0.6 से कम होती है। इसमें आपको सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर आपको दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। यहाँ देखिए वहाँ इसमें हुमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और
और अर्ध शुष्क देखिए, और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें, और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें क्या, इसमें हुमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर देखिए, स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें देखिए, स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण देखिए, मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक के और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के अधिक उपयुक्त है। तो काजू की फसल के लिए आपको अधिक उपयुक्त है। देखिए कैस्क्यू नट जिसे बोलते हैं, काजू की फसल जिसे बोलते हैं। आगे देखिए आपको एरिड सॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं, मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं। मरुस्थलीय मृदा की जो आपके यहाँ पर, उसको यहाँ पर देखिए जिसको एरिड सॉइल भी कहा जाता है। यहाँ देखिए क्या कि एरिड सॉइल देखिए आपको क्या, एरिड सॉइल्स arid soils range from red to brown in color. They are generally sandy in texture and saline in nature. In some areas, the salt content is very high, and common salt is obtained by evaporating the water. Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster, and the soil lacks humus and moisture. The lower horizons of the soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downwards. The conker layer formation in the bottom horizons restrict the infiltration of water. After proper irrigation, these soils become cultivable. देखिए these soil देखिए after proper irrigation, these soils become cultivable as has been in the case of western Rajasthan. इन द केस ऑफ वेस्टर्न देखिए मरुस्थलीय, देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि एरिड समुद्र मरुस्थलीय मृदा जिसको बोलते हैं। देखिए मरुस्थलीय मृदाओं का रंग आपको लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है, और मृदाओं में हुमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदाओं की सतह के नीचे आपको कैल्शियम की मात्रा आपको बढ़ती चली जाती है, और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण आपको मृदा में जल अंततः संयंदन इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए फॉरेस्ट सॉइल की बात की गई है, वन मृदा की बात यहाँ पर की गई है। देखिए these soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available. The soil texture varies according to the mountain environment where they are formed. यहाँ देखिए वन मृदा क्या आती है। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। देखिए यहाँ पर क्या इन मृदाओं के गठन में देखिए टेक्सचर मतलब गठन होता है, बनावट होता है। देखिए इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटी में देखिए नदी घाटी में यहाँ पर जो कहा देखिए नदी घाटी में ये मृदाएं दोमट और सिरदार होती है। तो फॉरेस्ट मृदा में यहाँ पर देखिए क्या कि ये मृदाएं आमतौर पर ये मृदाएं मतलब जवन मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिरदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय की हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं को यहाँ देखिए क्या कि ये मृदाएं आपको मतलब वन मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय की हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है, और ये अधिसिलिक एसिडिक तथा हुमस रहित होती है। नदी घाटियों निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जोड़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल के बाद यहाँ आगे आपको यहाँ पर दिया गया तो एक मिनट देखिए फॉरेस्ट सॉइल के बाद फिर से अंग्रेजी में देखिए फॉरेस्ट सॉइल्स आर फाउंड इन
देखिए यहाँ पे जो आपको कहा गया फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनस एरियाज वेयर sufficient रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल the soil textures varies according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silly in valleys and sides and coarse grained in upper slopes. ये जो आपको कहा गया देखिए कि परंतु पीठ हार्पिन का गठन मोटे कणों का होता है। यहाँ पर जो कहा गया मोटे कणों का होता है, मोटे कणों का होता है। और क्या यहाँ पर मोटे कणों का होता है। यहाँ इसको देखिए, यहाँ बाद में देखिए इन द सुनो, देखिए इन द सुनो कवर्ड एरियाज, इन द सुनो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय दिस सॉइल्स, देखिए दिस सॉइल्स एक्सपीरियंस denudation and are acidic with low humus contents. The soils, देखिए the soils found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans are fertile. तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए मृदा अपरदन और संरक्षण की बात की गई। देखिए सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की बात यहाँ पर की गई है। देखिए सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन मतलब मृदा अपरदन और संरक्षण। देखिए द डिनूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब है सॉइल इरोजन। देखिए मृदा कट्टा और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। देखिए द डिनूडेशन ऑफ द सॉइल, द डिनूडेशन ऑफ द सॉइल मतलब कटा इसे बोलते हैं। द डिनूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड subsequent washing down is described as soil erosion. The process of soil formation and erosion go on simultaneously, and generally there is a balance between the two. Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction, and mining etc. While natural देखिए while natural forces देखिए while natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion, the running water cuts through the clay soils and makes deep channels has gullies. The land becomes unfit for cultivation and is known as bad land. In the Chambal Basin, such lands are called ravines. Sometimes water flows as a sheet over large areas. Large areas down a slope. In such case, the top. The top soil is washed away. This is known as sheet erosion. Wind blows. देखिए wind blows loose soil of that or a sloping land down has wind erosion. Soil erosion is also caused due to defective methods of farming, plugging in a wrong way, that is up and down the slope form channels for the quick flow of water leading to soil erosion. यहाँ पर जो कहा देखिए मृदा कटा और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में अंतरसंतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनों उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम, नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त आपको मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इन्हें उत्खात भूमि जो मतलब बैड लैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमियों को खड्ड रेविन भूमि कहा जाता है। ये कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन मतलब
मतलब सीट इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा आपको मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया प्लगिंग अलोंग, देखिए प्लगिंग अलोंग द कंटोर, यहाँ पे देखिए प्लगिंग अलोंग द कंटोर लाइन्स कैन decelerate the flow of water down the slopes. This is called contour of plugging. Steps can be cut out on the slopes, making terraces. Terraces cultivation restrict erosion. Western and central Himalayas have well-developed terrace farming. Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of the wind. This method is known as strip cropping. Planting lines of trees to create a shelter also works in a similar way. Rows of देखिए rows of such trees are called shelter belts. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in Western India. देखिए यहाँ पर जो कहा गया ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाएं, देखिए ढाल वाली, यहाँ पर जो कहा गया कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई, देखिए इसे समोच्च जुताई कंटोर प्लगिंग कहा जाता है। कंटोर प्लगिंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित उत्पन्न बल को कमजोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि या स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पैरों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला शेल्टर बेल्ट बनाना भी पवनों गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के तीरों के अस्थायीकरण महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया स्टेट्स ऑफ, यहाँ जो आपको कहा कि स्टेट्स ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, भारत के पर्यावरण की दशा की बात किया गया यहाँ पे। भारत के पर्यावरण की जो दिशा उनकी बात यहाँ पर आपको है। देखिए यहाँ पे द विलेज ऑफ सुखोमाजरी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झाबुआ हैव शोन that it is possible to reverse land degradation. Tree density in Sukhomazri increased from 13% in 1976 to 1272 per hectare in 1992. Regeneration of the environment leads to economic well-being as a result of greater resource ability, improved agriculture and animal care, and consequently increased incomes. Average annual household income is Sukhomazri range from 10,000 to 15,000 between 1979 and 1984. तो फिर आपको यहाँ पे कुछ बातें आपको यहाँ पर कही गई। देखिए पीपुल्स मैनेजमेंट, देखिए आपको पीपुल्स मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल restoration with peoples being made the decision makers by the Madhya Pradesh government. 2.9 million hectares or about 1% of India's land area are being greened across the state through watershed management. यहाँ देखिए यहाँ पर जो आपको इसमें जो कहा गया सुखोमाजरी गाँव और झाबुआ जिले ने यह कहकर दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखोमाजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो 1992 में बढ़कर 1270
देखिए आपको 1270 यहाँ पर क्या है कि 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखो माजरी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया और वे प्रदेश 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। तो यहाँ एक इमेज जो आपको शो किया गया, देखिए हे भगवान अभी तक भ्रम है। देखिए यहाँ पे हे भगवान अभी तक भ्रम है। देखिए ओ गॉड, देखिए घॉस स्टिल कंफ्यूज, ये कम्युनिटी समुदाय के यहाँ पर इमेज है। फिर आपको यहाँ पर आगे देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स ब्यूरोक्रेट्स, देखिए कॉन्ट्रैक्टर्स ब्यूरोक्रेट, इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। ठेकेदार नौकरशाह निगम जिसे बोलते हैं और भारत सरकार परियोजना में यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या सिटीजन, ये कि आपको एक मैप एक इमेज बनाया गया था सोर्स में। यहाँ पर जो है सिटीजन फिजिक्स 5th रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE नई दिल्ली का एक इमेज यहाँ बनाया गया था। यहाँ से देखिए उसके बाद ये अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है।